हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट डू मीन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। तो आज हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस करा करके इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस से ब्रेक करते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो व्हाट डू मीन इलेक्ट्रोलिसिस? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या समझिए कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे अगर एक केटायन और एक एनायन, अगर सॉल्यूशन के अंदर एक केटायन और एक एनायन बन रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड कैसा है? प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में अगर एक केटायन और एक एनायन अगर आपका बन रहा है तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक केस ये हो सकता है। अगर दो केटायन दो एनायन है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? और अगर मैं इलेक्ट्रोड को ही चेंज कर दूं, प्लेटिनम के जगह पर किसी और इलेक्ट्रोड को लगा दूं, तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैथोड पे और एनोड पे। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl। मॉल्टेन NaCl, या इसको हम बोल सकते हैं फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड NaCl, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूं कि मॉल्टेन NaCl या फ्यूज्ड NaCl लेकर के मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? तो देखिए, यहां पर मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर में क्या लिया? मॉल्टेन NaCl लिया, मॉल्टेन NaCl लिया, और यहां पर मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिया प्लेटिनम का। किसका इलेक्ट्रोड लगा दिया? प्लेटिनम का। मतलब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl या फ्यूज्ड NaCl करा रहा है विथ किसके साथ? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। अगर मैंने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेकर के और मॉल्टेन NaCl का क्या करा रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रोड क्या हो गए? प्लेटिनम, और ये भी इलेक्ट्रोड क्या हो गया? प्लेटिनम। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या करूं कि अगर इस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करूं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव प्लेट और ये मान लीजिए हो गया निगेटिव प्लेट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है? निगेटिव प्लेट है। और यहां पर मैंने क्या लिया? NaCl मॉल्टेन। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव प्लेट से अटैच है तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रोड निगेटिव प्लेट से अटैच है तो ये क्या होगा? निगेटिवली चार्ज होगा। और हम जानते हैं कि जो कैटायन होगा वह निगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा और एनायन जो होगा वह पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। एनायन जो होगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट का जो एनायन होगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, और इस इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटायन होगा वह निगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, समझिएगा कि अब हम ये बात करते हैं कि इसमें कैथोड कौन है और एनोड कौन है। तो देखिए, जो एनायन, ठीक है, खासतौर से हम बात करें एनायन की, अगर एनायन जिस प्लेट की तरफ जा रहा है, एनायन जिस प्लेट की तरफ जा रहा है उस इलेक्ट्रोड को हम बोल देंगे एनोड, ठीक है, उस इलेक्ट्रोड की तरफ क्या बोलेंगे? एनोड। और कैटायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे? कैथोड। तो कैटायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है उसको बोलते हैं कैथोड, और एनायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है उसको बोलते हैं एनोड। हम जानते हैं स्टूडेंट कि एट एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो यहां पर होगा क्या कि जो क्लोराइड आयन है वह इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन गैस बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दो क्लोरीन, जिसको भी हम 2 कर दे रहे हैं, या 2 निगेटिव है तो इसको बैलेंस करने के यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। और अगर हम बात करते हैं एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या होता है स्टूडेंट?
कैथोड पे आपका होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सोडियम कैटायन पर जा रहा है, ये सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके क्या बना लेगा? सोडियम बना लेगा। गेन करके क्या बना लेगा? सोडियम बना लेगा। तो चूंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन लूज कितना हुआ? 2, और गेन कितना हो रहा है? 1। तो इसको 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, कैंसिल। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ? तो 2 NaCl टू गिव 2 सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जो कैथोड है, कैथोड पे आपका सोडियम डिपॉजिट होगा। इस कैथोड पे धीरे धीरे सोडियम डिपॉजिट होगा। ठीक है, इस कैथोड पे धीरे धीरे क्या होगा? सोडियम क्या होगा? डिपॉजिट होता जाएगा। और इस इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी? एनोड गैस, क्लोरीन गैस। तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी? क्लोरीन गैस। तो एनोड पे अगर हमारा क्लोरीन गैस रिलीज होगा और कैथोड पे हमारा सोडियम क्या होगा? डिपॉजिट होगा। तो अगर हम एक मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में, तो कैथोड पे हमारा सोडियम डिपॉजिट होता है और एनोड पे क्या रिलीज होता है? क्लोरीन गैस रिलीज होता है। तो एक तो केस नंबर 1 हो गया। सेकेंड केस क्या होता है कि अगर मैं क्या कराता हूं कि इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं एक्वस NaCl सॉल्यूशन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में, तो देखिए कैथोड पे और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनता है। तो सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। आपको मालूम है कि एक्वस NaCl के सॉल्यूशन को हम एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो मैं क्या कर रहा हूं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में अब मैं क्या कर रहा हूं? एक्वस NaCl का क्या करा रहा हूं? इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं। तो अगर मैं एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में, तो कैथोड पे एनोड पे क्या बनेगा? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैथोड एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए देखते हैं। एज्यूम करिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में क्या है? एक्वस NaCl मतलब ब्राइन सॉल्यूशन है। और यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिया। ठीक है, यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिया। ये इलेक्ट्रोड किसका लिया? प्लेटिनम का। किसका इलेक्ट्रोड लिया? प्लेटिनम का। और इसको मैंने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है तो ये क्या होगा? निगेटिवली चार्ज। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इलेक्ट्रोड क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए, अब इसके अंदर, इस बीकर के अंदर कौन कौन से आयन है? तो अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का सोडियम आयन तो है ही है, क्लोराइड आयन तो है ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वाटर का H+ आयन भी है और वाटर का OH- आयन भी है। सोडियम क्लोराइड का सोडियम आयन, क्लोराइड आयन तो है ही है, वाटर का H+ आयन भी है और वाटर का OH- आयन भी है। तो जो हम यहाँ पर प्रोसेस कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर क्लोराइड आयन जो होगा वह जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, OH- किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, और मैंने कहा था कि जिस इलेक्ट्रोड की तरफ एनायन जाता है उसको क्या बोलते हैं? एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड की तरफ कैटायन जाएगा यहाँ पे, उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे? कैथोड। ठीक है, और कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ, एनायन जाएगा एनोड की तरफ। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम जानते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पे जा कौन रहा है? तो एनोड पे आपका जा रहा है क्लोराइड आयन और क्या जा रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन। क्लोराइड आयन भी जा रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन भी जा रहा है। तो अगर क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों जा रहा है और जा करके वो क्या होना चाह रहा है? ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। तो अगर ये ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं तो यहां पर ऑक्सीडाइज कौन होगा? क्लोराइड आयन होगा कि हाइड्रोक्साइड होगा? होगा तो केवल एक ही ऑक्सीडेशन किसी एक का होगा, या तो क्लोराइड आयन का होगा या तो हाइड्रोक्साइड आयन होगा।
तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जिस एनायन के पास ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी? ज्यादा होगी, वही ऑक्सीडाइज होगा। या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी? कम होगी। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी, इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी वही ऑक्सीडाइज होगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है? तो देखिए स्टूडेंट, आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग या इवन जो एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड, CUET, ठीक है, नीट, IIT, इन सब के केस में आपको कम से कम ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि एनायन पे डिपोजिशन होने का सबसे ज्यादा जो है पावर्टी किसके पास है, ठीक है। तो ये आपका हो गया OH, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो डिपाइड होने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होती है? आयोडाइड आयन की, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम क्लोराइड, उससे कम हाइड्रोक्साइड, उससे कम नाइट्रेट, उससे कम सल्फेट और सबसे कम किसकी होती है? फ्लोराइड आयन की। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। सुना? क्लियर है? आप इसको ऐसे याद करते, फिर सुनो नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर सुनो नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये आपको ऑर्डर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, जिससे कि आप इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन क्या कर सके? सॉल्व कर सके। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन की, तो क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? तो किसकी ज्यादा है? क्लोराइड आयन की। तो हम यहाँ कहते हैं कि सर क्लोराइड आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन गैस बना लेगा। यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 2। बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। अब अगर हम बात करते हैं एट कैथोड, तो हमको मालूम है कि कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। अब रिडक्शन किसकी होगी? तो कैथोड पे कौन जा रहा है? सोडियम आयन भी जा रहा है और H+ आयन भी जा रहा है। तो रिडक्शन किसी एक की होगी, या तो सोडियम आयन की होगी या तो हाइड्रोजन आयन की होगी। तो रिडक्शन किसकी होगी? तो रिडक्शन उसी की होगी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन आता है? सोडियम आयन, और उससे नीचे कौन आएगा? हाइड्रोजन आयन। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया हुआ है, आप जो पीछे लेक्चर जो है जाकर के वीडियो में आप वॉच करिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बीज केमिस्ट्री क्लासेस। आपको वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड जो है टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। अगर आप उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप देखेंगे तो सबसे ऊपर कौन है? सोडियम आयन, और उससे नीचे कौन है? H+ आयन। इसका मतलब H+ आयन की SRP सोडियम आयन से क्या है? ज्यादा है। तो अगर H+ आयन की SRP सोडियम आयन से ज्यादा है, तो H+ आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करके हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं, तो यहाँ 2H+ आयन और ये क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? गेन हो गया। तो कैंसिल हो गया। अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं, तो 2H+ आयन, 2Cl- आयन और H2+ Cl2। तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट 2HCl नहीं लिखना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप 2HCl लिखते हो तो आपने HCl तो लिया नहीं है, आपने तो बीकर में क्या लिया है? एक्वस NaCl लिया है। रिएक्टेंट के फॉर्म में आपने HCl तो लिया नहीं है, तो आपको इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो देखिए क्लोराइड आयन के साथ कौन था? सोडियम आयन। तो एक क्लोराइड आयन के साथ एक सोडियम आयन था, तो 2 क्लोराइड आयन के साथ कितने सोडियम आयन होंगे? 2 सोडियम आयन। सेम वे में जैसे वाटर के अंदर एक H+ आयन के साथ एक OH- आयन है, तो 2 H+ आयन के साथ क्या होगा? 2 OH- आयन होगा। तो बैलेंस करने के जब भी हम क्या करेंगे? 2 सोडियम आयन जोड़ देंगे और 2 हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ देंगे। अब इस O वाला रिएक्शन को लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2NaCl, 2NaCl plus 2H2O to give H2 गैस
प्लस Cl2 गैस प्लस 2NaOH। तो आपका एनोड पे कौन सी गैस निकल रही है? तो एट एनोड पे निकल रही है क्लोरीन गैस और कैथोड पे क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। तो एनोड पे आपका क्लोरीन गैस निकल रहा है, कैथोड पे आपका क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसके पिछले वाले में आपने जब मॉल्टेन NaCl का या फ्यूज्ड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया था प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में, तो एनोड पे आपका सोडियम मिला और कैथोड एनोड पे आपका क्लोरीन गैस रिलीज हुआ, कैथोड पे क्या हुआ? सोडियम डिपाइट हुआ। वहीं जब आप मॉल्टेन NaCl के प्लेस पे आप क्या ले रहे हो? एक्वस NaCl ले रहे हो, तो उस केस में एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है, लेकिन कैथोड पे क्या हो रहा है? सोडियम डिपाइट ना होकर के हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है? रिलीज हो रहा है। तो देखिए, अगर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है और एक केटायन है तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है और एक से ज्यादा केटायन और एक से ज्यादा एनायन है, तो वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि किसका डिपोजिशन होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। तो जैसा कि आपने कहा कि एनायन जाता है एनोड पे और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन उसी की होगी जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। और केटायन जाता है कैथोड पे होता है रिडक्शन उसी की होगी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो एनायन के केस में आपको ये फार्मूला जो है, ये ट्रिक जो है आपको याद रखना चाहिए, जिससे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं क्या करता हूं कि ठीक है, आपने एक से ज्यादा केटायन एक ज्यादा एनायन लिया, अब मैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को चेंज कर देता हूं, क्योंकि प्लेटिनम क्या था? इनर्ट था, न इलेक्ट्रॉन को लूज करता न इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। तो अगर मैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को ही चेंज कर दूं तब, तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट विथ कॉपर इलेक्ट्रोड। अब मैंने क्या किया कि एक्वस कॉपर सल्फेट लिया और कॉपर इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में लिया। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में 2 इलेक्ट्रोड है, ये भी आपका कॉपर का है और ये भी आपका क्या है? कॉपर का है। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अगर ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है तो ये क्या होगा? निगेटिवली चार्ज होगा, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी पॉजिटिवली क्या होगा? चार्ज होगा। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने इसके अंदर क्या लिया है? एक्वस कॉपर सल्फेट लिया है। एक्वस कॉपर सल्फेट क्या होता है? तो यहाँ पर कॉपर आयन होगा, सल्फेट आयन होगा, कॉपर सल्फेट का कॉपर आयन सल्फेट आयन होगा, एक्वस वाटर का क्या होगा? H+ आयन होगा और OH- आयन। फिर वही बात, एनायन जाएगा एनोड पे और केटायन जाएगा किस पे? कैथोड पे। केटायन जाएगा कैथोड पे। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, अगर यहां पर हम डिस्कस करें तो एट एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए कौन जा रहा है? तो ऑक्सीडेशन के लिए आपका सल्फेट आयन भी जा रहा है और प्लस ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोक्साइड आयन भी जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप हाइड्रोक्साइड और सल्फेट आयन को देख करके बात करोगे तो कहोगे सर हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड की, मतलब अगर मैंने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्लेस पर क्या ले लिया? कॉपर के इलेक्ट्रोड ले लिया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो उस केस में अगर आप प्लेटिनम छोड़ के कोई भी इलेक्ट्रोड दिया हो तो एक बार आप उसको भी क्या करेंगे? चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वही इलेक्ट्रोड ही ऑक्सीडाइज हो जा रहा हो। तो अगर हम बात करते हैं सल्फेट, हाइड्रोक्साइड और कॉपर की, तो हम ये पाते हैं कि कॉपर का जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों से क्या है? ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि एनोड का कॉपर जो होगा वो कॉपर +2 के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। क्या मैंने कहा कि ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे केस में यहां से जो कॉपर होगा वो कॉपर +2 आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन के लिए कौन कौन जा रहा है, तो रिडक्शन के लिए Cr+2 भी जा रहा है और रिडक्शन के लिए H+I भी जा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ चेक करेंगे Cr+2 और H+I में कौन रिड्यूस होगा। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखेंगे तो Cr+2 जो है, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, मतलब Cr+2 की एसआरपी जो होती है वो हाइड्रोजन से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो ये Cr+2 है, अब ये Cr+2 जाएगा किधर की तरफ, कैथोड की तरफ, और जा करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर का जो Cr+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। तो ओवरऑल देखिए क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। जो कॉपर जो है सॉल्यूशन के अंदर आया वो Cr+2 आयन जा करके कैथोड पे क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एनोड का जो कॉपर है वो कहां पहुंच गया, कैथोड के कॉपर के ऊपर जाकर के क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, एक बहुत अच्छा इसका यूज होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस में। कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस में। ठीक है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होता है, तो देखिए हम मेटलर्जी क्या होता है, देखिए मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी होता है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ठीक है, जो हम ओर्स से क्या करते हैं, जब ओर्स से हम लोग मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। और अगर ये प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोलते हैं। तो होता है क्या स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास इम्प्योर कॉपर है और इम्प्योर कॉपर से मुझे प्योर कॉपर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा कि इम्प्योर कॉपर को, जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर है, उस इम्प्योर कॉपर के रॉड को मैं क्या करूंगा, एनोड पे लगा दूंगा। कहां पे लगा दूंगा, एनोड पे लगा दूंगा। और एक प्योर कॉपर का रॉड लूंगा और इस प्योर कॉपर के रॉड को मैं क्या करूंगा, कैथोड पे लगा दूंगा। इससे क्या होगा कि इम्प्योर कॉपर से कॉपर जो होगा वह सॉल्यूशन के अंदर जाएगा +2 आयन के फॉर्म में, Cr+2 आयन के फॉर्म में, और फिर जाके कैथोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है, यहाँ से पूरा कॉपर जो है वह धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, धीरे करके क्या होगा कि धीरे करके वह कैथोड के इलेक्ट्रोड पर जाकर के क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और इस तरह से हमारा इम्प्योर कॉपर किस में कट हो जाएगा, प्योर कॉपर में। और जो इसके साथ इम्प्योरिटी जो होती है, जो इसके साथ लगी होती है, वो यही क्या होती है कि वो इम्प्योरिटी जो होती है वो यही नीचे आकर के क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडिक मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोडिक मड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एनोड के नीचे गिर रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनोडिक मड बोलते हैं। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस का यूज करके इम्प्योर कॉपर को किस में कन्वर्ट कर लिया, प्योर कॉपर में। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर क्या हम लोग इम्प्योर कॉपर का हम कैथोड और प्योर कॉपर का एनोड नहीं ले सकते, एकदम ले सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि जो प्योर कॉपर का अगर आप एनोड लोगे तो यहाँ से कॉपर निकल के कहाँ चला जाएगा, कैथोड की तरफ, इम्प्योर कॉपर की तरफ। तो जो कॉपर हमारा प्योर था वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो है, जो प्रोसेस जो है या जो हम कर सकते हैं कि जो हमारा खर्चा है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि हम और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करके एक प्योर मेटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वह हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस ही हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जब आपको मेटलर्जी करानी है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी करानी है, मतलब और से हमको क्या बनाना है, मेटल बनाना है, प्योर मेटल बनाना है, तो उस केस में हमेशा क्या करेंगे, इम्प्योर कॉपर के रॉड को कहाँ लेंगे हम लोग, एनोड पे लेंगे, और प्योर कॉपर के रॉड को हम कहाँ लेंगे, कैथोड पे लेंगे। आप एक बार ये काम ये करिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप एक्वस, ठीक है,
आप क्या करिएगा, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लीजिएगा, ठीक है, और एक्वस सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को सिल्वर इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में, ठीक है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड लीजिएगा और एक्वस सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लीजिएगा। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में एक्वस नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को क्या कराइएगा आप, इलेक्ट्रोलिसिस कराइएगा। क्या कराइएगा, इलेक्ट्रोलिसिस कराइएगा। और इलेक्ट्रोलिसिस करा करके अब आप हमको चेक करके बताइएगा कि एनोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा और कैथोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में ये बात करेंगे कि अगर एनायन एनोड पे जा रहा है और कैटायन कैथोड पे जा रहा है, तो ये एनायन एनोड पे जा करके उसका कितना मास डिपॉजिट होगा, अगर गैस है तो कितना लिबरेट होगा। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे फैराडे लॉ के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फैराडे लॉ को देखेंगे। थैंक यू।